नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बात करेंगे मुद्दे की। जम्मू कश्मीर के रियासी में बस अटैक में घायल हुए यूपी के रहने वाले एक युवक ने बताया है कि आतंकी 5 से 6 राउंड गोली चलाने के बाद रुक जाते थे और फिर फायरिंग शुरू कर देते थे। जम्मू कश्मीर में कल शाम को फायरिंग हुई थी। आतंकी हमला हुआ था श्रद्धालुओं की बस पर और इस हमले में 10 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती भी कराया गया है। वहीं खाई में कुछ लोगों के शव पड़े मिले थे, पेड़ पर कहीं लटके हुए मिले थे, तो कुछ शव चट्टानों पर जहां तहां बिखरे पड़े हुए थे। आलम कुछ इस तरह का था। घटना का मंजर इतना विभत्स था कि देखकर प्राण भी हलक पर अटक जाते थे। कांग्रेस अध्यक्ष इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने रियासी में हुई घटना पर दुख भी जताया। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी एनडीए सरकार शपथ ले रही थी और कई देशों के प्रमुख देश जब आए हुए थे, तब श्रद्धालुओं से भरी एक बस पर आतंकी हमला हो गया। इसमें 10 लोगों की जानें गई। 3 हफ्ते पहले ही पहलगाम में एक टूरिस्ट बस पर आतंकियों ने हमला किया था और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले लगातार जारी हैं, ऐसा कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। और इसी के साथ ही साथ घाटी में शांति और स्थिरता लाने की नरेंद्र मोदी सरकार, अब एनडीए की सरकार, ऐसा कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का कि दावे खोखले नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति का जायजा लिया है और मुझे निर्देश दिया है कि हालात पर नजर रखें। इस हरकत के पीछे जो भी लोग होंगे उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाएगी। इसी के साथ ही साथ आज हम इस पर बात करेंगे, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हैं। सुरक्षा बलों ने शिवखोड़ी मंदिर इलाके को सिक्योर करके अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं इस आतंकी हमले को लेकर कई सवाल भी खड़े होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आतंकी हमले पर लगाम कब लगेगी, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, आतंकी हमले पर कब लगाम लगेगी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमेशा से ही सवालों के घेरे में रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हमेशा से ही घेरों पर रहा है, लेकिन अब चूंकि विपक्ष भी लगातार अब इसको आड़े हाथ लेते नजर आ रहा है, लगातार सवाल दागे जा रहा है। इसी के साथ ही साथ और ये घटना तब होती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे राष्ट्रपति भवन में। जब वो शपथ ले रहे थे उस दौरान ये घटना घटी है। और इसी के साथ ही साथ कई ऐसे श्रद्धालु थे जो घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। आलम कुछ इस तरह से था कि जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका ये कहना था कि अगर बस खाई में ना गिरती तो शायद उनकी जान भी ना बचती। तो तमाम तरह के जो सवाल हैं उठाए जा रहे हैं और हमेशा से ही घेरे में रहा है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जम्मू कश्मीर। और पीएम मोदी ने भी सभी घायलों को स्वास्थ्य सेवा और मदद मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में 4 मई को एयरफोर्स के जवानों पर भी आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया था। दरअसल हमले में 5 जवान घायल हुए थे तब, जिन्हें एयरलिफ्ट कर उधमपुर के अस्पताल ले जाया गया था। इलाज के दौरान एक जवान की मौत भी हो गई थी। ये हमला पुंछ के शाह सितार इलाके में हुआ। आतंकियों ने सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर फायरिंग की थी
और इसमें से एक वाहन एयरफोर्स का था। दोनों गाड़ियां सनाई टॉप पर जा रही थी और आतंकियों की जो गोलियां थी वाहन के सामने और साइड वाले शीशे को पार कर गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में इसी साल 12 जनवरी को आतंकियों ने सेना के वाहन पर भी हमला किया था। इसके बाद जवानों को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। इसमें किसी के भी घायल या मौत होने की खबर निकलकर सामने नहीं आई थी, लेकिन इंटेलिजेंस के मुताबिक 250 से 300 आतंकी भारत में घुसपैठ को तैयार हैं। 16 दिसंबर की अगर बात कर लें 2023 की, तो बीएसएफ के एक सीनियर अफसर ने इंटेलिजेंस के हवाले से जानकारी दी थी कि पाकिस्तान सीमा में 250 से 300 आतंकी लॉन्च पैड पर हैं। ये जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में है। अफसर ने यह भी बताया था कि सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। सीमा पार से किसी भी तरह की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी जाएगी। बावजूद इसके बड़े सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। क्या आतंकवादियों को पता था कि उस समय एजेंसियां मौजूद नहीं रहेंगी और इसी के चलते आतंकी हमला कर दिया गया है? और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। राजू शर्मा है संवाददाता मेरठ से, इसी के साथ ही साथ नीरज शुक्ला संवाददाता बलरामपुर से, अविरल मलिक बीजेपी प्रवक्ता है, एचएन उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ, और डॉक्टर जाहिद सिद्दीकी पूर्व कर्नल सेना से मेडल पुरस्कृत भी है। इसके साथ ही साथ तमाम सवाल जो कि उठाए जा रहे हैं अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। सबसे पहले राजू शर्मा से बात करेंगे, मेरठ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मेरठ में कई लोग घायल हुए हैं जो कि पहुंचे थे जम्मू कश्मीर में, और उसी बस में ये भी सवार थे, कई लोग सवार थे। और मेरठ में किस तरह की स्थिति अब देखी जा रही है, क्या कुछ अब निकलकर सामने आया है, आउटपुट में क्या निकलकर सामने आया है? राजू, क्या कुछ जानकारी है इस वक्त की? जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में पूरा जो आतंकी हमला है यात्रियों की बस पर किया गया है, उसमें मेरठ के भी 4 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वो भी किसी बस में सवार थे और माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद शिवखोड़ी से कटरा के लिए लौट रहे थे। जिस दौरान पूरा जो आतंकी हमला है वो एक पूरे प्लान के तहत आतंकवादियों द्वारा किया गया। ताबड़तोड़ जो गोलियां है वो बस पर बरसाई गई। उसके बाद जो चालक था उसका नियंत्रण खो गया और वो जो बस थी वो खाई में जा गिरी, जिसकी वजह से 35 से अधिक जो लोग हैं वो घायल बताए गए हैं। और अब जो अभी जो जानकारी मिली है वो बताया गया है कि अब तक 10 लोगों की पूरे जो अटैक में मौत हो चुकी है, यानी कि 10 लोग मर चुके हैं और तमाम जो 33 से अधिक जो लोग हैं वो घायल बताए गए हैं। जो जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल में इलाज है वो चल रहा है। मेरठ के जो 4 लोग थे, जिसमें तरुण नाम बताया गया है, अभिषेक नाम बताया गया है, पवन और एक अन्य नाम बताया गया, 4 लोग ये मेरठ के निवासी बताए गए हैं जो उस बस में सवार थे। उनकी भी जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। जो उन्हें उपचार है वो गवर्नमेंट अस्पताल में जम्मू में दिया जा रहा है। और जो जम्मू पुलिस है वो मेरठ पुलिस से संपर्क साध रही है। कल रात ही मेरठ पुलिस के पास ये पूरी जानकारी वो मेरठ के निवासी थे और वो उसी बस में सवार थे जिसमें टेररिस्ट अटैक जो है जिस पर किया गया, उसी बस में वो सवार थे। अब जो है जम्मू पुलिस मेरठ पुलिस से संपर्क साधा है, बताया है कि 4 लोगों के ये नाम है और ये मेरठ के निवासी है। मेरठ जो पुलिस है वो उनका एड्रेस वेरीफाई करने में लगी हुई है। सुबह से ही मेरठ पुलिस जो पता बताया गया है उसे वेरीफाई करने में लगी हो, ताकि जो उनके परिजन है उन्हें जानकारी दी जा सके और वो उसके बाद वहां जम्मू पहुंचे और अपने जो है उनके परिजन है उनसे मिले और उनसे बातचीत करे। मेरठ पुलिस अभी वेरीफाई करने में लगी हुई है। लेकिन देखिए वंदना, कल जिस तरीके से ये पूरा अटैक है, टेररिस्ट अटैक जो हम कहेंगे, इसको जिस तरीके से किया गया है, बड़ा ही दर्दनाक किया अटैक था और दिल को झकझोर देने वाला था। जहाँ एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेने जा रहे थे और उसी दौरान ये जम्मू कश्मीर में पूरा जो आतंकी अटैक है वो श्रद्धालुओं से वही बस पर किया गया, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है। जो तमाम जो जांच एजेंसियां होती है, आईबी की बात हो, तमाम इंटेलिजेंस की बात हो, वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि एक बड़ा जो टेररिस्ट अटैक है वो भी तब जिस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री अपने पद की जो शपथ है
वो लेने जा रहे थे। उसी दौरान इस पूरे जो अटैक को अंजाम दिया गया। क्या इसके पीछे साजिश थी और किस तरीके से बिल्कुल राजू, ये देखने वाली बात है, ये तो जांच का विषय बन जाता है कि इसके पीछे क्या कारण रहा, कौन है इसका का षड्यंत्र कौन कर रहा था, षड्यंत्रकारी कौन था। नीरज, बलरामपुर से भी कई श्रद्धालु पहुंचे थे, क्या कुछ जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है? नीरज, अनम्यूट कर लीजिए। जी, मैं वंदना आपको बताना चाहूंगा कि जो जिला प्रशासन से मेरी वार्ता हुई है उसमें कुल 9 लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें एक लड़का लगभग उसकी उम्र 14 वर्ष है, वहीं दूसरी जो लड़की है वो 18 वर्ष की बताई जा रही है। लगातार जिला प्रशासन जम्मू पुलिस से संपर्क साध रहा है कि बलरामपुर जिले के कितने यात्री वहां पर गए थे। साथ ही साथ आप मेरे पीछे देख सकते हैं जहां जो एक लड़का जो एक्सपायर हुआ है वहां पे जम्मू में, उसके यहाँ एसडीएम उतरौला की गाड़ी खड़ी है और वो आके यहाँ पे उसकी डिटेल ले रहे हैं। साथ में आपको बता दें कि जो 9 लोगों की घटना है, ये सब लोग आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। जम्मू से ये लोग दर्शन करके शिवखोड़ी के लिए निकले थे। इसी रास्ते में आतंकवादियों के द्वारा गोलीबारी शुरू कर दी गई। उसके बाद में जो ड्राइवर था वो घायल हो गया, इससे अनियंत्रित होकर गाड़ी खाई में गिर गई, जिससे ये लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें 2 लोग बलरामपुर जिले के बताए जा रहे हैं। मेरे नाम पे आइए डॉक्टर लिखा करिए, लिखते नहीं आप लोग। जी वंदना। बिल्कुल बिल्कुल नीरज, और अब चूंकि पुलिस भी पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अब हमारे साथ डॉक्टर जाहिद सिद्दीकी हैं, पूर्व कर्नल हैं, सेना मेडलिस्ट हैं। और जाहिद जी, जिस तरह से एक सवाल उठता है यहाँ पर कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही है, तो इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता, क्या कारण है? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहली बात तो मैं बेहद अफसोस और मुझे बहुत तकलीफ है कि ये हादसा हुआ जिसमें जो बेचारे श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, बेगुनाहों की मौत हो गई। ये बहुत अफसोसनाक बात है और इन तमाम सबकी फैमिलीज के साथ हम अपनी कंडोलेंसेस संवेदना पेश करते हैं। इसके साथ ही जो तमाम न्यूज है, जितनी इंग्लिश डेलीज है, इंपॉर्टेंट डेलीज है, हिंदी डेलीज है, उसमें जो हेडलाइंस लिखी गई है वो लिखी गई है मिलिटेंट इनिशिएटेड बस एक्सीडेंट। इसी यकीनी तौर पे जैसा एसपी रियासी ने कहा कि वहां पर कुछ फायरिंग हुई, फायरिंग से बस के ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बस जो है वो खाई में गिर गई। वैली है उस रूट में, हम वहां पोस्टेड रहे, हमने देखा है। तो उससे उस हादसे में इतने बेगुनाहों की मौत हो गई और 33 आदमी घायल हो गए। और जो अभी जांच पड़ताल हुई है उसमें 4 लोगों के जो नाम दिए गए हैं उनकी तफ्तीश चल रही है। अभी तक के कोई ऐसा ठोस सबूत या कोई प्रोमिनेंट ना ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने इस बात या किसी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू एंड कश्मीर ये बीच में आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही? जी जी आ रही, आपकी आवाज आ रही। तो ना ही जम्मू, ये जो ज्वाइंट सर्च ऑपरेशंस ऑन है अभी वहां पर, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी और पुलिस आपको रोकना चाहेंगे, अभी माफी चाहेंगे। और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए ना, शांत रहिए। शाम को होली में अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना हुई। बस के ड्राइवर को आतंकवादियों ने निशाना बनाया, जिससे बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। तक की सूचना के हिसाब से 9 लोगों की मृत्यु हुई है और 35 लोग घायल, 18 लोग जम्मू मेडिकल कॉलेज में अभी मैं देख के आया हूँ। 14 लोग जो है वो नारायणा हॉस्पिटल में है, मैं अभी उनको देखने जा रहा हूँ। कल शाम को ही रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने सबको रेस्क्यू किया था।
ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ है। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले, उसका प्रयास हो रहा है। डीजीपी स्वयं अपनी टीम के साथ मौके पर हैं। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जो घायल हैं उनको हर हाल में बचाया जाए। ये हम जानते हैं कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, फिर भी उनके परिजनों को एक सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मृतकों को और घायल लोगों को 50,000 रुपए देने का फैसला किया है। ये हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं। कल से माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी भी मामले पर नजर बनाए हुए, मेरी उनसे भी बात हुई। जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक नापाक कोशिश हुई है कि जम्मू रीजन को भी किसी तरीके से टर्मोइल में लाया जाए और मुझे लगता है कि ये एक नापाक कोशिश है जिसे हर हाल में विफल किया जाए। और इसी के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि जो घायल हैं उन्हें 50,000 का मुआवजा दिया जा रहा है और जो मृतक हैं उनको 10 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है। और उन्होंने ये भी बात कही कि मौत का कोई भी मुआवजा नहीं होता, लेकिन ये जांच का विषय है। और घायलों से मुलाकात करने पहुंचे थे, आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर से ये तस्वीरें। इसी के साथ ही साथ और डॉक्टर जाहिद सिद्दीकी हमारे साथ हैं। जाहिद जी, जिस तरह से तमाम बड़े सवाल उठते नजर आ रहे हैं, खासतौर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के मनोज सिन्हा को भी सुन रहे थे। मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि जो भी कारण होगा उस पर ध्यान दिया जाएगा और इसी के साथ ही साथ जो दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी पर हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, अभी उपराज्यपाल ने यही कहा कि चारों एजेंसियां ज्वाइंट ऑपरेशन ऑन है और जो भी इसका जिम्मेदार होगा इस नापाक काम के लिए उसको सजा मिलेगी। तो अभी से हम लोगों को इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए कि किसने किया, कैसे किया, किसी और गैर मुल्की से लिंक को नहीं जोड़ना चाहिए, जंपिंग द गन नहीं करना चाहिए। सबसे पहला जो काम है, बिल्कुल यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि सबसे पहले मैं अस्पताल जा रहा हूँ कि जिनकी डेथ हो गई उसका कोई मुआवजा नहीं, मगर जो जिनको चोट लगी है उनका पूरा तरीके से इलाज होना चाहिए। और ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है। ज्वाइंट ऑपरेशन मुझे पूरा यकीन है कामयाब होगा, क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो सक्षम हैं और उन्होंने बड़े बड़े मिलिटेंट ऑपरेशन को अंजाम दिया है, नाकामयाब किया है और दोषियों को जो है मारा है, उनको सजा दिलाई है। तो मुझे लगता है कि ये ऑपरेशन 1-2 दिन में ये बात वाज़ेह क्लियर हो जाएगी कि कौन जिम्मेदार है और किसने ये गलत हरकत की है। अभी फिलहाल जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है कि उन्होंने इमीडिएट, जो एसपी रियासी ने भी कहा कि इमीडिएट इवैक्यूएशन किया, सबको जम्मू में रिनाउंड जो बेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। मुआवजा आपने सुनी लिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या कहा, जितना कॉम्पनसेशन दिया गया, ये अच्छी बात है। मुझे यकीन है कि जो भी दोषी हैं, जो भी इस किस्म के जिन्होंने इस कार को अंजाम दिया है, बिल्कुल उस पर कड़ी कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है। तमाम एजेंसियां भी लग चुकी हैं और जांच की जा रही है। और उपराज्यपाल भी यही कह रहे थे, तमाम तरह के जो बयान है दिग्गजों के वो लगातार सामने आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के इस आतंकी हमले को लेकर के। अविरल मलिक बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ है। अविरल जी, जब ये हादसा हुआ, ये घटना जब हुई है, उस दौरान शपथ ग्रहण भी दिल्ली में चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम जो दिग्गज थे वो शपथ लेते नजर आ रहे थे और ठीक उसी समय ये बड़ा आतंकी हमला हुआ। क्या माना जाए, क्या? और उस समय ये भी खबर निकलकर सामने ये भी आई थी कि जो एजेंसियां थी, तमाम एजेंसियां उस दौरान शपथ ग्रहण कार्यक्रम में व्यस्त थीं। तो क्या ये माना जाए कि आतंकी जो थे वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब एजेंसियां वहां से ध्यान हटा करके शपथ ग्रहण में अपना ध्यान, अपना फोकस इंगित करें, तभी ये हमले को, जो ये घटना घटी है, इस पर
फोकस कर सके, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है? देखिए, आतंकियों को निश्चित रूप से सजा मिलेगी। कोई भी आतंकी बच नहीं पाएगा। इस बात को जान लेना चाहिए इन लोगों को। जिस प्रकार की इन्होंने घटना की है ये बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है। और इस प्रकार की घटना, आप इस बात को समझ लीजिए, आतंकवाद का सर्वनाश इस बार हो जाएगा। ये जिस प्रकार की घटना हुई है, जिस प्रकार का दर्द लोगों को देने का कार्य इनके द्वारा किया गया है, और उसके साथ साथ ये आतंक को बढ़ावा किस दौर में मिला, किस समय में मिला, इस बात को भी देखना बेहद आवश्यक होगा। किसकी सरकारें उस समय हुआ करती थी, छावम कह दो, गड़िया छावम कह दो। किन सरकारों के समय में आतंक को बढ़ावा मिला कश्मीर के अंदर, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या कुछ हुआ ये सबको मालूम है, किससे छिपा नहीं है। किस प्रकार से कश्मीरी पंडितों को काट काट कर, मार मार कर वहां से भगा दिया गया, और किसकी सरकार थी, कौन वहां मुख्यमंत्री हुआ करते थे, किनके दौर में ये सारी घटनाएं घटी हैं, और किनके दौर में यह आतंक पनपा है कश्मीर के अंदर, ये सबको मालूम है। और जनता समझ रही है, जनता जान रही है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है केंद्र में, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, हम निरंतर आतंकवाद के खात्मे का कार्य कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए या पंजाब में खालिस्तानियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की बात कर ली जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी आतंकी को कोई बिल्कुल 1% भी छूट नहीं मिल सकती। ये नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल है कि हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हैं। अविरल जी, अभी जनवरी में भी आतंकी हमला देखा गया था, उससे पहले दिसंबर में भी देखा गया था। पुलवामा का तो छोड़ ही दीजिए, तमाम आतंकी हमले हुए हैं, इसकी बात कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बात कर रहे हैं। अभी इसी महीने में अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होने वाली है, और इस तरह के जो घटनाएं हैं, आतंकी घटनाएं हैं, तो तमाम बड़े सवाल खड़े करती नजर आ रही हैं कि आखिर जब श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा की ओर जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे, उनके अंदर किस तरह का माहौल होगा, डर के साए को लेकर के भी देखा जा रहा है। तो क्या लगता है कि अब जो अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है, किस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी, क्या इससे कुछ सबक लिया जाएगा? देखिए, पूर्ण रूप से सुरक्षा मिलेगी। किसी प्रकार का कोई भय, कोई डर किसी के अंदर नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से ये आतंकवादियों के द्वारा घटना की गई है, कोई भी आतंकी नहीं बच सकता। इस बात को समझना बेहद आवश्यक है। और जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता यहां मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता को स्पष्ट करना चाहिए कश्मीरी पंडितों के विषय पर किस समय से यह आतंक प्रारंभ हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, उस इतिहास को उठाकर देखना चाहिए। टीकालाल टपलू जी के विषय में आखिर ये क्यों नहीं बोलते हैं? गिरिजा टिक्कू जी के विषय में आखिर ये क्यों नहीं बोलते हैं? नीलकंठ गंजू जी के विषय में आखिर ये क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों इनके मुंह में दही जम जाती है? इन विषयों पर बोलना चाहिए कश्मीरी पंडितों के विषय पर कांग्रेस के प्रवक्ता को। क्या घबराहट है इनके अंदर? और एचएन उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता हैं। एचएन उपाध्याय जी, जिस तरह से अविरल जी सवाल खड़े कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अनम्यूट कर लीजिए सर। बीस मिनट होने के बाद आप हमको बोलने का मौका दे रही हैं। हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई जो कह रहे हैं कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर से भगाया गया 1990 में, कई लाख कश्मीरी पंडितों को, उस समय इनकी वीपी सिंह की सरकार थी और ये भाजपा के लोग सहयोग दे रहे थे। उस समय से वहां पर आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी, उस समय उनका राज्यपाल भी था। दूसरी बात, ये पुलवामा कांड से कह रहे हैं कि आतंकियों को सजा मिलेगी। आज तक पुलवामा कांड के आरोपी पकड़े नहीं गए, कौन 400 किलो आरडीएक्स रखा। दूसरी बात, जब ये चुनाव चल रहा था, वंदना जी हमारे वहां के उपराज्यपाल जी बनारस में आकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, जबकि ये समय बहुत संवेदनशील था, वहां पर सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत थी। अगर ध्यान दिया जाता तो हो सकता है ऐसी घटनाएं नहीं होती। और आप बताइए, आतंकवादियों का मन कैसे बढ़ रहा है? ये तो 2014 से कह रहे हैं कि हम आतंकवाद खत्म कर देंगे, उसके नाम पर इन्होंने नोटबंदी कर दी और कई कार्य किए कि अब आतंकवाद घटनाएं नहीं होगी। 370 धारा को जो है कमजोर कर दिया गया, ठीक है जो किया,
लेकिन उसके आधार पर जो है आतंकवादी घटनाएं रुकी? बताइए, रुकी नहीं रुकी? ये भाई साहब जो कह रहे हैं कि कब से हुई, 1990 में जब कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ तो इनकी सरकार जो है बीपी सिंह की सरकार थी और ये समर्थन दे रहे थे। और इधर अभी पहलगाम में 3 हफ्ता पहले हुआ, उसके पहले आप जनवरी में बता ही रही हैं, दिसंबर में आतंकवादी घटनाएं हुई। और प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं आज शपथ ग्रहण में इतना ये अपना व्यस्त रहे, अपने गठबंधन के लोगों को खुश करने में पूरा दिमाग लगाए हुए थे कि वहां पर सुरक्षा पर ध्यान था ही नहीं। जब ऐसे मिलीजुली गठबंधन को लोगों को खुश करना चाहेंगे, जब पूर्ण बहुमत की सरकार न आए और मिलीजुली सरकार बनाना पड़ेगा और दबाव में रहेंगे, तो अपने गठबंधन के साथियों को खुश करने में दिमाग लगा रहे थे कि किसको मंत्री बनाए किसको न बनाए, और वहां पर आतंकवादियों ने उसका लाभ ले लिया। और जब चीन के सैनिक हमारे देश में घुसते हैं तो हमारे राष्ट्र प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोई घुसा नहीं, इससे आतंकवादियों का मन नहीं बढ़ेगा। बताइए, इसी से आतंकवादियों का मन बढ़ेगा। और अभी चुनाव लोकसभा का हुआ, अयोध्या वासी जो है, जो राम भक्त है, उनको गाली दी जा रही है। इससे जो है आतंकवादियों का मन भर बढ़ता है। यहाँ पर जो राम भक्त हैं उनको गाली दी जा रही है। इस समय बड़ा बढ़िया मौका है, चलो हम जो है अपने आतंकवाद घटनाओं को अंजाम दें। तो निश्चित रूप से सुरक्षा पर फेलियर रहा है, ये प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की फेलियर है, राज्यपाल की फेलियर है। जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, अविरल जी कोई तस्वीर दिखा रहे हैं, अविरल जी एक तस्वीर दिखा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं? अविरल जी देखिए, आतंकवाद के ऊपर कोई कार्रवाई कांग्रेस पार्टी के समय में नहीं हुई। जब कांग्रेस की सरकार रही, आतंकवाद को खुली छूट मिलती रही। और ये तस्वीर इसकी गवाह है, जिस प्रकार से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ यासीन मलिक खड़ा हुआ है, वो सबको नजर आ रहा है। और ये बहुत दुखद है। और ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये इंटरनेट पर जाएं, गूगल पर सर्च करें, ये तस्वीर इन्हें मिल जाए, इन्हें समझ लेना चाहिए। मुफ्ती मोहम्मद शहीद की बेटी को किसने छोड़ा था? हवाई जहाज में बैठा कर किसने लाया था? आप आतंकवादियों समझौता करते हैं, मैं समझौता नहीं करता हूँ, मैं समझौता नहीं करता हूँ। जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादियों को चुनाव लड़ाने की इन्होंने बात कही थी। आसाम में हमने समझौता करके शांति लाया, नागालैंड में लाया, पंजाब में लाया। आप आतंकवादी घटनाओं को बढ़ाना शुरू कर दिए। अब खालिस्तान का नाम समाप्त हो गया था, अब खालिस्तान का नाम आप शुरू कर दिए। आप किसानों को खालिस्तानी करके खालिस्तानी आतंक। ठीक है सर। जाहिद जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आतंकी हमला हुआ है, आतंकी है कौन? क्योंकि एक तो पाकिस्तानी नाम से जाने जाते हैं, चिन्हित हो जाते हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादी हैं। इनको आके शरण कौन दे रहा है? इनका आका कौन है? ये पिछले 10 साल में पता नहीं लगा पाए। जी देखिए, जांच का विषय है, ये घटना किस प्रकार से हुई है, इसके ऊपर जांच चल रही है। अविरल जी सवाल हमारा जाहिद जी से है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी सर। अच्छा सुनिए, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ, मैं ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी पॉलिटिकल डिबेट में नहीं आया हूँ। मैं एक सिपाही हूँ, सोल्जर हूँ, और मैं उस इलाके में पोस्टेड रहा हूँ। जैसे मैंने पहले कहा कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स है, ये निष्पक्ष एक हमारे मुल्क के लिए एक नेशनल एजेंसीज है, उनके लिए काम करती हैं। और ये इत्तेफाक की बात है कि जब हमारे प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे उस वक्त ये हादसा हो गया। मगर मेरा ये पूरा यकीन है पूरे 40 साल फौज में देने के बाद कि हमारी सुरक्षा एजेंसीज बहुत मुस्तैदी से काम करती हैं। वो किसी भी हालत में खामोश नहीं होती है, सो नहीं जाती हैं। ये इत्तेफाक है कि ये हादसा हुआ, बहुत अफसोसनाक है। अभी जांच चल रही है और यकीनी तौर पे जो भी होगा, जिसने भी ये कार्रवाई की होगी, आतंकवादियों किसी ग्रुप का हो, किसी का स्पॉन्सर्ड हो, वो बख्शे नहीं जाएंगे। 100% आप देखिएगा 1-2 दिन में तमाम लोग पकड़े जाएंगे, तमाम लोगों के नाम जाहिर हो जाएंगे। और जो सही तरीका है, जो लॉ ऑफ द लैंड है हमारा, उसके मुताबिक उनको सजा मिलेगी। किसी की नाहक जान चली जाए, कोई कैसे इस बात को बर्दाश्त कर सकता है? कोई भी जो नागरिक है देश का, इंटेलिजेंट या थोड़ी भी समझ है, वो इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और एक दूसरे पे कीचड़ उछाल कर
क्या हम उन लोगों की जान वापस ला सकते हैं? नहीं ला बिल्कुल, सकते। यही सवाल ही यही था कि एक दूसरे, जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, सवाल यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का था ही नहीं। सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के था। सवाल ये था कि जिनकी जाने गई उनका जिम्मेदार कौन है, ये आतंकी हमला, आतंकी जो हुआ है ये कौन है, और आतंकी हमले का जिम्मेदार कौन है। इसी के साथ ही साथ तमाम वो बातें निकलकर सामने आ रही हैं जो कही जा रही हैं। लोगों का भी ये आरोप है, जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका ये भी कहना था कि अगर वो खाई में ना गिरे होते तो शायद उनकी जानें भी ना बच पाती। ये आलम कुछ इस तरह का देखने को भी मिला था। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बात हम कर रहे थे जम्मू कश्मीर में जिस तरह का आतंकी हमला हुआ है, उस पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तमाम सवाल बड़े खड़े किए जा रहे थे। आने वाले समय में अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होने वाली है। ऐसे में एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती भी निकलकर सामने आ रही है कि अब किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए जाएंगे। डर का जो माहौल अब श्रद्धालुओं में, यात्रियों में देखने को मिल रहा है, वो डर का माहौल ना बने, इसके लिए अगला कदम क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का